Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the conservation of energy rule. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिएगा, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो गिरते हुए पिंड के किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। ठीक है ना, आपने ऊर्जा संरक्षण के नियम में पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो अब हम इस बात की पुष्टि मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड से कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बात बन जाएगी कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड के किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। इसे ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखते हैं कि ये कोई वस्तु है, ए बी सी बिंदुओं पर हम इसकी स्थिति को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर इसका वेग 0 है, ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई जो है वो h है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बिंदु ए पर, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 m, 0 का स्क्वायर तो 0, और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgha, यानी पूरी ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, तल से ऊंचाई लेते हैं तो तल से अभी कितनी ऊंचाई है mgh, तो mgh रहेगी। तो कुल ऊर्जा इसको बोलते हैं, कुल ऊर्जा को हमने कैपिटल ई से डिनोट किया है। ये गतिज और स्थितिज के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो EA = 0 + mgh, तो ये आ जाएगी EA = mgh। अब हम देखते हैं B पर, तो देखिएगा B बिंदु पर जब ये आएगा तो यहाँ पर इसका वेग बदल कर भी हो गया, और मान लेते हैं x दूरी चल के आ गया, तो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई बचेगी h - x, इतनी। तो देखते हैं गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m v², और v की वैल्यू होगी v² = u² + 2gx, तो v² का मान है 2gx। तो ये आ जाएगा kb = 1/2 m × 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, kb mgx के बराबर। ठीक है ना, तथा pb यानी स्थितिज ऊर्जा b पर कितनी हो जाएगी mgh - x। देखिएगा ऊंचाई कितनी है, ये स्मॉल h मान लीजिए, तो अब चाहें तो इसको ऐसे लिखा दें mgh, और इसका मान हो जाएगा h - x। अतः कुल ऊर्जा b पर कितनी हो जाएगी kb + pb mgx + mgh - mgx, इसका अंदर गुणा कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, EB का मान आ गया mgh। ठीक है ना, देखिएगा A पर भी आएगी mgh कैपिटल और B पर भी आया है mg कैपिटल h। तो देखिएगा, एक बार यहाँ से रिपीट करते हैं। A पर वेग 0 था, विरामावस्था से गिर रहा था, तो गतिज ऊर्जा 0 होगी। स्थितिज ऊर्जा पूरी ऊंचाई पृथ्वी तल से कैपिटल H है, तो mgh। कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज का योग, तो ये है EA। इसी तरीके से B पर गतिज ऊर्जा ½ mv², मान लीजिए B बिंदु पर वेग v है और x दूरी तय करके आ चुका है, तो पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई बचेगी कैपिटल H - x। तो ये हमने v² = u² + 2gx, तो ये आ गया v² का मान, तो गतिज ऊर्जा के सूत्र में रखिए, तो ये आ गई mgh। फिर हमने स्थितिज ऊर्जा mgh, ये स्मॉल h की वैल्यू रख दी, जोड़ दिया दोनों को, तो कुल ऊर्जा आ गई। ऐसे ही हम अब C बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं। देखिएगा C पर, तो मान लेते हैं कि अब C पर जब ये आएगा तो इसका वेग v' हो गया, ठीक है ना, और C पर आएगा तो ये कितनी दूरी तय करके आ चुका होगा पूरी, यानी v' का स्क्वायर = u² + 2gh, यानी v' = 2gh। अतः गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 mv' का स्क्वायर, तो 1/2 m 2gh
तो ये आ गया mgh, ठीक है ना। और अब हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे Pc, तो mg इंटू 0, क्योंकि अब पिंड कहाँ पर आ गया है, पृथ्वी पर आ गया, तो ऊंचाई क्या बची 0, तो ये हो गई 0। अतः Ec क्या आ जाएगा Kc प्लस Pc, तो mgh प्लस 0, ये आ गया Ec, तो Ec इक्वल टू mgh, ये आ गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या चीज प्रूफ हुई कि किसी भी बिंदु, हमने 3 बिंदु माने थे E A B C, तो इन तीनों बिंदुओं पर कुल ऊर्जा का मान क्या आया, नियत है, यानी EA बराबर EB बराबर EC बराबर नियत मान प्राप्त हुआ है, और वो भी mgh आया है। तो जो भी मान आएगा वो नियत होगा। ये चीज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि कर रहा है, ठीक है ना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि शक्ति क्या होती है। तो शक्ति कार्य करने की क्षमता को प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। P इक्वल्स टू W/T, ठीक है ना। तो प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, अथवा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, या वाट भी बोलते हैं इसको, या सिर्फ W से संकेत में लिख देते हैं। और अश्व शक्ति भी होता है इसका मात्रक, अश्व शक्ति HP हॉर्स पावर, और 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ये संबंध होता है, या 1 वाट में हो जाएगा 1/746 HP। तो ये शक्ति होती है। तो इस प्रकार से हम इस शक्ति को निकाल लेते हैं। अब देखिएगा इसी से ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है जो यूज करते हैं। तो देखिएगा नोट, ये P इक्वल टू W/T, तो W इक्वल टू P इंटू T। P का मात्रक क्या था, वाट, और समय का मात्रक सेकंड। तो कार्य का मात्रक जो हो जाएगा, ये W कार्य है, वाट सेकंड। तो बड़ा मात्रक क्या होता है इसका, बड़ा मात्रक, तो बड़ा मात्रक वाट की जगह हम किलोवाट लिख सकते हैं, और सेकंड की जगह घंटा यूज कर सकते हैं। तो किलोवाट घंटा kWh ये लिखा जाता है। अब देखिएगा 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट में कितने, 1000 वाट, और घंटे में 3600 सेकेंड। ये ध्यान रखना, 1 किलो वाट इक्वल टू 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। ये आप जानते हैं। तो ये जब सॉल्व कर देंगे तो 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को ही जूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। और इसी क्रम में देखते हैं कि यूनिट क्या होती है। जो हमारे घरों में वैद्युत ऊर्जा के रूप में यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो वो यूनिट क्या होती है, तो ये होगा VIT/1000 इंटू N। N क्या है, वस्तुओं की संख्या, ठीक है। V क्या है, वोल्टता, I क्या है, धारा, और T क्या है, समय। इतनी चीजें आपको पता हैं तो आप यूनिट निकाल देंगे, और फिर उसमें जितने रुपए प्रति यूनिट खर्च हो उसका गुणा करके हम पूरा खर्च निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए देखते हैं कि 10 ट्यूबलाइट, जिनमें प्रत्येक 50 वोल्ट पर व
0.5 एम्पियर धारा पर प्रतिदिन 6 घंटे चलती है। अब इसमें कितनी यूनिट लगेगी देखते हैं। तो यूनिट आ जाएगा, देखिएगा 10 बल्ब हैं, यानी 10 ट्यूबलाइट हैं। V का मान 50 वोल्ट है, I का मान 0.5 एम्पियर और टाइम का मान 6 घंटे। तो 10 VIT/1000, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 500 × 3/1000, तो ये आ जाएगा 1.5 यूनिट, ठीक है ना। अब अगर 1 यूनिट का खर्च 7 रुपये है, तो जितने यूनिट हैं 1.5 × 7, इतने रुपए प्रतिदिन, यानी एक दिन का खर्च इतना आ गया कि 10.5 रुपये पर डे खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वैद्युत शक्ति या यूनिट या घर में जो वैद्युत शक्ति में होने वाला खर्च है उसको निकाल सकते हैं। ठीक।